जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन और उसकी सीमा, उसकी लिमिट्स को देखते हुए हमने यह बताया था कि वह फंक्शन सतत मतलब कंटिन्यूटी में है या नहीं। ऐसे ही अब हम हमारा अगला क्वेश्चन जो कि ये है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये सतत है या नहीं। अब हम देखते हैं, इसमें हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, जो x नॉट इक्वल टू के लिए प्रतिपादित है। ऐसे ही उसने कहा है कि हमको x इक्वल टू पर हमको ये प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूटी है या नहीं। जैसा कि हमको दिया गया है x इक्वल टू 2 पर हमारी वैल्यू क्या है, 0। मतलब जब हम इसका फलन का मान या वैल्यू ऑफ फंक्शन और उसकी सीमा मतलब उसकी हम लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो वो x इक्वल टू 2 पर 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होती है तो हम कह देंगे कि वो कंटिन्यूटी में है, और नहीं होती है तो हम कह देंगे कंटिन्यूटी में नहीं है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि इसका फलन का मान x इक्वल टू पर दिए गए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 आता है या नहीं। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन हमको दिया गया है कि वो उसमें x नॉट इक्वल टू 2 है, वो फंक्शन हम ले लेते हैं। तो देखिए हमने लिया है हमारा फंक्शन f(x) इक्वल x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। जैसा कि हमको x इक्वल 2 पर हमको प्रूव करना है तो हमने x की जगह पर 2 रख दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) था तो हमने उसे f(2) कर दिया, और जहां जहां भी हमको x दिख रहा था हर जगह पर हमने 2 पुट कर दिया है इसमें। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। मतलब हमारे जो फंक्शन की वैल्यू थी, जो हमारे फलन का मान था, वो तो सेटिस्फाई हो गया है कि हाँ x इक्वल टू 2 पर 0 है। ठीक है, अब हम इसकी सीमाएं देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब सीमा या उसकी हम लिमिट को फाइंड करते हैं तो उसमें हम 2 फंक्शन लेते हैं जिसे कहते हैं LHL और RHL। ठीक है, तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहां दिया गया है, पहले RHL लिया गया है। तो हम देखते हैं अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि हमको यहां दिया हुआ है x इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करना है, तो हमारी लिमिट भी यही रहेगी RHL, जो कि पॉजिटिव कंडीशन में अप्लाई होता है। तो हम लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, या हम चाहें तो इसको 2 प्लस h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 प्लस ही लिखें, आप 2 प्लस h भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन है f(x), जो कि हमने यहां नोट कर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हमारे इस फंक्शन को लिया है, तो जो लिमिट हमने यहां अप्लाई की है वही लिमिट हम यहां अप्लाई करेंगे। देखिए हमने एज इट इज यहां पर लिमिट अप्लाई की है। ठीक है, अब हम इसको और आगे देखते हैं।
तो देखिए इसमें आगे सबसे पहले हमने जो ऊपर इक्वेशन दी गई है x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2, इसमें हमने स्टार्टिंग की दो टर्म में x² कॉमन लिया है। जब हम इसको पूरा फैक्टराइज करते हैं तो हमारी टर्म बनती है x² प्लस 1 और अगले कोष्ठक में x माइनस 2 और अपॉन की टर्म x माइनस 2 एज इट इज, और जो हमारी लिमिट है वो भी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म वही बचेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x² प्लस 1। अब हम इसको और शॉर्ट या और छोटे में रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो अब हम हमारी लिमिट रखेंगे। तो हमारी लिमिट क्या थी, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस है, तो 2 प्लस को हम लिख सकते हैं 2 प्लस h। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी लिमिट रखी। तो लिमिट रखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था x², तो हमने x की जगह लिख दिया 2 प्लस h। अब जैसे ही हमारी x वाली टर्म h में कन्वर्ट हुई तो हमारी लिमिट चेंज हो जाती है, हमारी लिमिट हो जाती है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह हमने रख दिया 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जैसे स्टूडेंट हमने RHL में हमने वैल्यू फाइंड की थी, 5 आया था हमारा आंसर। अब ऐसे ही हम LHL निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि LHL में माइनस टर्म ली जाती है, तो हम हमारी लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसे हम 2 माइनस h भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी लिमिट ले ली, हमारा फंक्शन ले लिया। अब हमारा जो फंक्शन है वो ये है x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, हमारी जो लिमिट है वो x टेंडिंग टू 2 माइनस तो है ही, साथ चली रही है, हमने हमारी लिमिट उतारी। उसके बाद जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका फैक्टर किया। तो जैसे कि हमने हमारे ऊपर वाले पार्ट में हमने फैक्टर किए थे, ये टर्म थी, इससे हम ये टर्म लाए थे जिसको डिवाइड करने पर हमको x² प्लस 1 लास्ट में बचा था। एज इट इज, जैसा कि हमने ऊपर वाली स्टेप में देखा था, हमको x² प्लस 1 लास्ट में मिला था, ऐसे ही हमने इस स्टेप को सोल्व करते गए, ऊपर के अकॉर्डिंग फैक्टर किए, उसको फिर डिवाइड किया, तो लास्ट में हमारी टर्म बच रही है x² प्लस 1। अब जब हमारी x² टर्म हमारी बच रही है, इसके बाद अब हम लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी लिमिट जो है वो 2 माइनस h है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2 माइनस h पुट कर दिया। जब पुट किया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर का है, उसको आप सोल्व करोगे तो लास्ट में ये a स्टेप हमारी बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम जहाँ जहाँ पर h है उसकी जगह पर हम 0 हमारी लिमिट रख देंगे। तो हमने देखा कि ये तो फुल टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, केवल क्या बचा 5, क्योंकि साथ में h नहीं है, तो हमारा लास्ट LHL क्या आया, 5 आया। ठीक है, पर अब हम देखते हैं कि हमारा RHL 5 आया था, LHL भी 5 आया, बट अगर हम बात करें हमारे फलन की, फंक्शन की, तो वो जो था वो था x इक्वल टू 2 के लिए जो आंसर आया था 0। तो क्या ये तीनों बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। ठीक है, अब वो इक्वल नहीं है तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कहा हमारा LHL पोर्शन RHL पोर्शन दोनों तो आपस में इक्वल है, पर हमारा जो
वैल्यू ऑफ फंक्शन है, फलन का मान, वो बराबर नहीं है, और अगर ये कंडीशन आपस में इक्वल नहीं होती है तो हम कह देते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब x इक्वल टू 2 पर असतत है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है हमारा फंक्शन f(x) दिया हुआ है sin x माइनस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और -1 जो है वो x इक्वल टू 0 के लिए है। तो जो x इक्वल टू 0 के लिए है हमको उसको प्रूव नहीं करना है, क्योंकि उसको हमको हमारी वैल्यू पहले ही उसने दे रखी है। अब हमको प्रूव किसके लिए करना है, हमको प्रूव करना है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब हम हमारा सबसे पहले LHL फंक्शन लेते हैं। हमने लिखा हमारा LHL। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया था कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ होता है उसके लिए हम प्रूव नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ x इक्वल टू 0 के लिए हमको हमारी वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू -1 है, तो अब हमको ऊपर वाली टर्म के लिए प्रूव करना है। तो जैसे कि LHL में हमारी टर्म माइनस होती है, और हम देखते हैं यहाँ पर कि 0 दिया हुआ है, 0 के लिए हमको प्रूव करना है। तो हम हमारी लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h, हमारा फंक्शन f(x) है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, sin x माइनस cos x। ठीक है, अब हम हमारी x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, रखते हैं। तो हमने जहां भी x है वहां पर हम रख देंगे 0 माइनस h। तो देखेंगे हम sin x है यहाँ पर हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर sin x है। ठीक है, तो अब x की जगह पर हमने रख दिया 0 माइनस h। ठीक, ऐसे ही आगे हमारा cos x है, तो इसको लिख देंगे हम 0 माइनस h। अब जब हमने हमारी लिमिट x की वैल्यू रख दी है तो अब हमारी पूरी इक्वेशन h के फॉर्म में आ गई है। जब h के फॉर्म में आ गई है तो हमारी लिमिट चेंज होकर क्या आ जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये स्टेप आने के बाद, जैसा कि हम इसमें जानते हैं कि यहाँ पर हमारी टर्म sin 0 माइनस h है, तो यहाँ पर sin 0 माइनस h, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है sin a माइनस b का। जब आप इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो हमारी टर्म बनेगी sin a मतलब sin 0 cos b, तो cos h। ठीक है, फिर माइनस cos a मतलब cos 0 sin b मतलब sin h। ठीक है, हम जानते हैं कि sin 0 का मान तो 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो ये टर्म 1 हो गई, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का sin h बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा sin h आ गया माइनस का। ऐसे ही यहाँ आगे दिया हुआ है cos a माइनस b, तो ऐसे ही cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। जब उसे हम, जैसे कि मैंने बताया था, अभी इसे सॉल्व करोगे तो आपकी टर्म माइनस का cos h आ जाएगी। अब हम इसके आगे देखते हैं, हमने लिमिट की वैल्यू पुट करी तो h टेंडिंग टू 0 रखा। तो जैसे कि हमने पहले वाली स्टेप में देखा था कि sin 0, चूंकि ये h है, h 0 बन जाएगा, तो sin 0 मतलब 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा हमारा 0 आंसर आ गया। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो एज इट इज हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब 0 में से -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह अब हम RHL की बात करते हैं। तो RHL में हमारी लिमिट दी गई है x टेंडिंग टू 0 प्लस h। जैसे कि यहाँ LHL में 0 माइनस h थी, ऐसे ही यहाँ RHL में 0 प्लस h है। बाकी जो फंक्शन है वो एज इट इज है हमारा
लिमिट केवल प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जैसे हमने यहाँ ऊपर a साइन a माइनस बी के फॉर्मूले लगाए थे, ठीक है, तो हमारा नीचे की ओर फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी का। ऐसे ही cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। जब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो हमारी टर्म आएगी साइन h माइनस cos h। उसके बाद हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जो कि यहाँ 0 है, और cos h की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -1। जैसे कि हम इसको वापस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि LHL की वैल्यू -1 आई है, RHL की वैल्यू भी -1 आई है। अब हम कंपैरिजन करने के लिए, इसको सातत्यता कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए अब हमको हमारा फलन का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमको फाइंड करना है। अब हम आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन जो था हमको दिया गया था कि x इक्वल टू 0 के लिए उसका मान -1 क्वेश्चन में है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए इसका मान -1 ही दिया हुआ है हमको, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने बताया था अभी कि इसमें x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू हमको फलन का मान दिया हुआ है -1। तो सेम कंडीशन हम देखते हैं कि LHL की वैल्यू -1 आई है और RHL की वैल्यू भी -1 आई है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूटी में है, मतलब सतत फलन है। ठीक है, इस तरह से अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल साइन ax अपॉन साइन bx। इसमें कंडीशन दी गई है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 की जो वैल्यू है वो है a अपॉन b। तो अब हमको x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन को लेना है और हमको उसको प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूटी में है या नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला होता है फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और दूसरा होता है सातत्य, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि हमको फलन का मान जो है वो x इक्वल टू 0 पर निकालना है, जो हमको दिया हुआ है a अपॉन b। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की, मतलब सीमा की। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने लिमिट रखी x टेंडिंग टू 0 f(x) के लिए। अब f(x) की वैल्यू क्या है, साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक है, हमने ये टर्म ले ली। इस टर्म के बाद अब हम आगे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमने क्या किया। जैसे कि हमको यहाँ दिया गया था साइन ax, तो हमने हमारी लिमिट लिखी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax एज इट इज लिखा। अब इसमें जो आगे की टर्म है ax, ये x के फॉर्म में है, इसका हमने गुणा और भाग दोनों कर दिया। ठीक है, तो हमने ax से मल्टीप्लाई कर दिया और ax से ही डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अपॉन की बात करें अगर हम, तो हमारी टर्म थी साइन bx, इसमें x की जगह bx था, तो हमने bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, जब हम x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वापस पुराना a साइन ax मिल जाएगा, और इधर bx से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पुराना साइन bx मिल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा करने से क्या हुआ, हमको हमारी नई स्टेप मिल गई। सबसे पहले हमने इसमें x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी नॉर्मल टर्म में क्या बचा, a अपॉन b। अब हम बात करते हैं इसकी, तो लिमिट के साथ में जो हमारी लिमिट होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में साइन ax अपॉन ax,
देखो हमारा हमने देखते हैं इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0 में साइन x अपॉन एक्स, मतलब x की जगह अगर हम कोई भी टर्म ले लें और वही टर्म एज इट इज नीचे भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम देखेंगे साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 इंटू ऊपर क्या बचा था a, ठीक है। ऐसे ही नीचे की बात करें अगर हम, तो नीचे भी देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, चूंकि लिमिट दोनों के लिए ही है तो हम यहाँ देखते हैं साइन bx अपॉन bx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई हमारी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। तो हम लिखते हैं 1 इंटू बी, 1 का a में मल्टीप्लाई किया तो a, 1 का b में किया तो b। तो इसलिए हमने देखा कि हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 में fx की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन b। इसको हमने हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन का मान क्या है a अपॉन b, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारी a अपॉन b। अब हम देखते हैं नीचे दस में हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो f0 पर क्या है a अपॉन b है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। इसका RHS पोर्शन इधर भी a अपॉन b है और इधर भी a अपॉन b है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका LHS पोर्शन भी आपस में इक्वल होगा जो a अपॉन b के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx जो कि फर्स्ट फंक्शन है हमारा, फिर f0, तो f0 लिख दिया हमने, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है a अपॉन b के, जो कि हमने देखा कि हमारी सीमाएं जो लिमिट्स है वो और हमारे फलन का मान ये दोनों आपस में बराबर हैं। और जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा फलन जो है वो कंटिन्यू या कंटिन्यूटी में है, सतत है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे।